हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है आप लोगों को अपनी रडार पे ज़रूर रखने चाहिए। ये पांचों स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। शॉर्ट टर्म में अप डाउन्स आते रहते हैं, बट मुझे लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, दैट इज़ अगर 2-3 ईयर्स भी आप होल्ड कर सकते हैं ये स्टॉक्स, तो आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही है, अगर राइट प्राइस मिले तो आप लोग इसमें एंट्री करने की भी सोच सकते हैं। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। उससे पहले जैसा आप लोग सब जानते हैं, कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि 22 को यानी फ्राइडे को एक जलवा पार्टी थी मेरे बेटे की। तो वो पार्टी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अब मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। एंड इसी बात पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अब रेगुलर अपडेट्स डालता रहूँगा, रिसर्च रिपोर्ट्स डालता रहूँगा। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं वो, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स लोगों के लिए है। एंड जस्ट इन केस आप लोग इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेलिंग देखते हैं। एफ की सेलिंग आज रही है 844 करोड़ की नेट में। बट आप बाइंग वैल्यू एंड सेलिंग वैल्यू अगर सेपरेटली कंसिडर करेंगे तो जानेंगे कि एफ बहुत जोर शोर से बाइंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज सेलिंग भी अच्छी खासी थी, बट स्टिल जो 13,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग हुई है, यानी अब एफ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। यानी जिन स्टॉक्स की वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा खासा है, उसमें एफ अब बाइंग जम के कर रहे हैं। एंड डी की ऑलमोस्ट फ्लैट थी नेट में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज टू एन एक्सटेंड ख़राब था, 0.69 का ही था। निफ्टी 50.53% डाउन था, मिड कैप 0.09% एंड स्मॉल कैप 100.58%। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट मिड कैप ऐसा हो रहा है कि उसको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहा है। निफ्टी 50 का मिड कैप में बेसिकली क्या है, जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका कहीं ना कहीं लो रिस्क भी मिड कैप में आ रहा है, एंड स्मॉल कैप का जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी मिड कैप में मिल रहा है। तो इसलिए इनिशियली ऐसा हो रहा है कि मिड या जो मिड कैप कंपनीज है उनमें ज़्यादा फोकस है मार्केट्स का। विक 17.68 पे है, कंफर्टेबल है अभी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो 27 को होने वाला है वो है फेड मीटिंग। मार्केट्स उससे पहले हो सकता है रेंज बाउंड रहे या कॉशियस रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एयर ऑन द सेफ साइड। एक्सपेक्टेशन से 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक की, लेकिन क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग 9.1% इन्फ्लेशन हो गया था यूएस में, तो हो सकता है कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी ये फेड ज़्यादा अग्रेसिव होकर 100 बेसिस पॉइंट्स कर दे। बट पर्सनली मुझे लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट्स ही होना चाहिए, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइसेस ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं। एंड धीरे धीरे इम्पैक्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा। तो अगर मार्केट्स अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल में ले आएगा, 75 बेसिस पॉइंट्स मुझे लगता है एज ऑफ नाउ मोर देन इनफ है। बट स्टिल फेड क्या सोचता है ये देखना पड़ेगा। जो इंडियन टाइम के हिसाब से वेडनेसडे इवनिंग तक अपने को मालूम चलेगा। तो ऑब्वियसली जस्ट इनके 75 बेसिस पॉइंट्स हाइक होता है तो मार्केट्स ऑलरेडी उसको अकाउंट कर चुका है, तो थर्सडे को मार्केट्स अपना डायरेक्शन चुन सकता है। बट वेडनेसडे तक ऐसा लगता है, यानी कल और परसों, कि मार्केट्स रेंज बाउंड रहें या टू सम एक्सटेंट कॉशियस रहे। यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स भी एज ऑफ नाउ काफ़ी सही है, 108 पहुंच गया था, बट वहाँ से डिप देख 106.3 के आसपास है। तो ये एटलीस्ट पॉजिटिव है मार्केट्स के लिए। क्रूड ऑयल $100 के बिलो सस्टेन कर रहा है, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाता है मार्केट्स के लिए। तो 5 ऐसे स्टॉक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इनफैक्ट मैं पूरे लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स पे काफ़ी बुलिश हूँ आने वाले टाइम के लिए। एंड ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा दिखा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हाई है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी एज ऑफ नाउ। एंड ये रिकवरी भी अच्छी खासी दिखा रही है। अब अभी आज भी इसने ऑलमोस्ट 4% राइज़ किया है। एज ऑफ नाउ इसका 291 प्राइस है। एंड वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है ये स्टॉक आप लोगों को अपनी रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। एंड जैसा आप देख सकते हैं, ये डबल बॉटम इसने कुछ दिन पहले पैटर्न बनाया था, एंड वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है। एज ऑफ नाउ लास्ट फ्यू डेज से कंसोलिडेट कर रहा है, बट आज इसने फिर 4% का राइज़ दिखाया है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो 300 जो है इसका वो इम्पॉर्टेंट या सिर्फ रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर 300 क्रॉस कर लेता है एंड सस्टेन करता है 300 के ऊपर, तो ये स्टॉक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है मैक्रोटेक डेवलपर्स में, ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट जो प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है। एंड मुझे लगता है इसका जो ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे रियल एस्टेट सेक्टर पूरा का पूरा ही डाउन था, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आने वाले टाइम में मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनी या रियल एस्टेट कंपनीज काफ़ी अच्छा करने वाली हैं। एंड लोधा का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। ऑब्वियसली कुछ इश्यूज़ हैं
बट ऑब्वियसली सारी रियल एस्टेट, आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनी पकड़ के देख लो, सब में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएंगे। बट एज ऑफ नाउ मैक्रोटेक डेवलपर्स, इनफैक्ट सारे ब्रोकर हाउसेस ने भी अच्छा खासा टारगेट दिया है मैक्रोटेक डेवलपर्स का 1 ईयर के अंदर। एंड आज नहीं, रिजल्ट्स भी आए थे इसके, जो ऑब्वियसली जून क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डिक्लाइन देखने को मिला है। बट जो ये रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उसमें सीजनल एलिमेंट होता है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट ऑब्वियसली काफ़ी कम हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। ईपीएस भी ऑलमोस्ट हाफ हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। एंड ट्रेडिशनली जो जून क्वार्टर रहता है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए काफ़ी वीक रहता है, वहाँ न्यू सेल्स कम होती हैं। बट स्टिल उसके बावजूद जैसा आप देख सकते हैं, अभिषेक लोधा जो हैं एमडी एंड सीईओ, उन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर जैसे कंपनी ने अराउंड 9,000 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यूज़ जनरेट की थी, तो इस साल का टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर का 11,500 करोड़ का। तो ये जो क्वार्टर 1 है इसी में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1857 करोड़ का, जो 25 करोड़ चाहिए इसको राइज़ करने के लिए पूरा ईयर के लिए, उसमें से 1857 करोड़ ऑलरेडी क्वार्टर 1 में अचीव कर लिया है। तो दैट मीन्स 75% ऑफ 2500 करोड़ की जो सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी अचीव हो गई है। तो कहने का मतलब यही है कि आने वाले जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी, या जो टारगेट था उससे भी ज़्यादा कंपनी नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में ग्रो कर सकती है, पूरे चांस हैं। एंड ऑब्वियसली डेट रिड्यूस हो रही है तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, तो ऑब्वियसली इससे इंटरेस्ट कम होता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है, एंड जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाता है। रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड अगर डेट रिड्यूस होती है तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड जैसा आप देख सकते हैं, मैंने जो ये बॉक्स दिख रहा है या डब्लू पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, जहाँ इसने डबल बॉटम बनाया था उसके बाद से रिकवर किया, एंड उसके बाद से फिर से थोड़ा सा रीटेस्ट किया, जहाँ ये अराउंड 1050 के आसपास गया था। तो ये जो रीटेस्टिंग वाला फेज़ होता है, ये चाहे मार्केट्स हो या कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री के लिए। कोई भी स्टॉक अगर राइज़ करने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है एक बार कुछ वापस से डिप दे या रीटेस्ट करे, तो वो जो रीटेस्ट वाला फेज़ होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डबल बॉटम बनाने के बाद जो बॉक्स वाला एरिया है उसके बाद इसने राइज़ किया अच्छा खासा, उसके बाद फिर से थोड़ा डिप दिया, तो ये रीटेस्टिंग फेज़ था। एंड ये जो डिप में बाइंग काफ़ी होनी चाहिए थी, एंड मैंने भी कुछ और स्टॉक्स ऐड किए थे। एंड अभी 1156 पे है, काफ़ी बुल रन में है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है आप लोगों को बाय ऑन डिप्स पे कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसका जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो अराउंड 1220 के आसपास आने वाला है। तीसरा जो स्टॉक है SRF, ये मुझे लगता है वन ऑफ माय फेवरेट केमिकल कंपनीज़ है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डिस्कस कर चुका हूँ। मार्केट कैप अराउंड 70,000 करोड़ है। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 1.13 है, ओवरऑल रीजनेबल है। सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी दिखा रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है। तो ओवरऑल इस शेयर को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। एंड जैसे इसके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे सेल्स जो है अराउंड 10% ग्रो की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, 606 करोड़ से 608 करोड़ ही हुआ। ईयर ऑन ईयर में पर्सनली कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा कंसिडर करता हूँ, जस्ट इन केस अगर सीजनल बिजनेस नहीं है। तो अगर सीजनल एलिमेंट होता है तो बात अलग है, तो वहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर में काफ़ी वेरिएंस हो जाता है। बट अगर नॉर्मल बिजनेस है जहाँ सीजनल एलिमेंट नहीं है, वहाँ मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़े हुए थे तो इस वजह से मार्जिन्स पे असर पड़ा है। बट क्योंकि नेट सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है तो ये पर्सनली मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन अब जैसे ही कंट्रोल में आएगा तो अगेन नेट प्रॉफिट्स भागने लगेंगे। उसके बाद ये मैंने 2 वीक्स अराउंड 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, कम्युनिटी यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में किया था, इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी किया था कि कैसे SRF में रिवर्सल के साइंस मिल रहे हैं। इनफैक्ट रिवर्सल के साइन के बाद अपने को एक कंफर्मेशन भी मिल गया था, क्योंकि पहले ग्रीन हैमर कैंडल बनी थी, उसके बाद डॉजी कैंडल बनी थी, एंड लास्ट जो 3 कैंडल्स बनी थी वो डॉजी स्टार पैटर्न बनी थी। तो यहाँ से रिवर्सल का पूरा चांस था। वहाँ पे 2147 पे था स्टॉक, एंड अभी अराउंड 2383 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट वहाँ से 10% का राइज देखने को मिल गया है। तो ऑब्वियसली टेक्निकल एनालिसिस काम करती है अगर मार्केट्स नॉर्मल रहें और अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेसिस नहीं हो। और अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है इसका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 2475 के आसपास है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है कि, और स्पेसिफिकली आफ्टर जून क्वार्टर रिजल्ट्स, आप इस शेयर को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड आने वाले टाइम में केमिकल कंपनीज़ काफ़ी अच्छा कर सकती हैं।
उसके बाद एक ऐसा शेयर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, ये भी अच्छा खासा शेयर्स है मेरे पास। ये आज ऑलमोस्ट 8 to 9% फॉल किया है ऑब्वियसली रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि मार्केट शायद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे हैं, बट पर्सनली मैंने स्टडी किए रिजल्ट्स उतने भी ख़राब नहीं थे। मार्केट्स ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली काफ़ी बार क्या होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मैं क्या सोचता हूँ रिजल्ट्स के बारे में कि आप क्या सोचते हैं। बेसिकली हम लोग सब मिलके, या ओवरऑल मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा था एंड कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ उतनी ग्रीन पैनल में नहीं देखने को मिली शायद जितना मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखते हैं तो सेल्स 470 करोड़ से 464 करोड़ हुई है, तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ का डिक्लाइन हुआ है। बट पर्सनली एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये इसमें सीजनल एलिमेंट होता है, एंड आप देखेंगे जून क्वार्टर में कहीं ना कहीं सेल्स थोड़ी सी डिप होती है। मार्च 2020 से जून 2020 को कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि वहाँ 238 करोड़ से 90 करोड़ हो गई, बट अगेन वो कोविड की स्टार्टिंग थी तो वो इतना मायने नहीं रखता। उसके बाद मार्च 2021 में 389 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद जून 2021 में 308 करोड़ की हो गई। तो आप ये देखिए कि अगेन इसमें अराउंड 80 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिला मार्च टू जून 2021 में। तो यहाँ अगेन यहाँ पे भी अपने को 6 करोड़ का डिक्लाइन। तो ये जो जून क्वार्टर रहता है, यहाँ बेसिकली ओवरऑल जो उतना डिमांड उतनी हाई नहीं होती इस क्वार्टर में। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे रहे हैं बट मार्केट्स ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो पर्सनली 1 या 2 दिन में मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड पर्सनली ये जो डिप है मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। ये जो डिप आया है ये पर्सनली मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, एटलीस्ट आप लोग अगर ऐड करना चाहते हैं ये स्टॉक तो। एंड नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे 81 करोड़ से 78 करोड़ हुए हैं। एंड जैसा आप देख सकते हैं आज स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, तो 1-2 दिन वेट कर सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो। अब अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो कल सुबह भी अगर आपको जस्ट इन केस डिप देखने को मिले तो आप इस शेयर को ज़रूर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टिन प्लेट कंपनीज के भी रिजल्ट्स आए हैं जो मार्केट्स ने पॉजिटिवली नहीं लिए हैं। 7% का डिप देखने को मिला है, बट प्राइस अर्निंग्स रेशियो अराउंड 9 के आसपास है। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.14 है, तो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 47% एंड 35% रेस्पेक्टिवली है, तो काफ़ी हाई प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। प्रोमोटर होल्डिंग भी 75% है। एंड आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स रहे हैं, ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर तो राइज देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा, यानी ऑलमोस्ट 220 करोड़ की डिक्लाइन देखने को मिली है सेल्स में। एंड नेट प्रॉफिट भी 114 करोड़ से 85 करोड़ हो गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव है। इनफैक्ट मुझे भी शॉक लगा टिन प्लेट के रिजल्ट्स देख के, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ है, इसकी वजह से आने वाले टाइम में टिन प्लेट की डिमांड अच्छी खासी बढ़ सकती है पैकेजिंग सेक्टर से रिलेटेड। एंड फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड ये स्टॉक ऐसे मूव करता है कि काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट करता है, मे बी कुछ करेक्ट भी करता है, एंड अचानक से कुछ ही इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़ ये अगेन राइज कर जाता है। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, बट एक बैड क्वार्टर से मैं इसको राइट ऑफ नहीं करूँगा इस शेयर को या इस कंपनी को। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ। एंड पर्सनली मुझे लगता है आने वाले टाइम में, आने वाले ईयर्स में जैसे जैसे एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वैसे वैसे प्लास्टिक की डिमांड कम होगी, एंड टिन प्लेट जैसे पैकेजिंग मटेरियल की डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है फ्यूचर में। एंड आप देख सकते हैं FIIs की भी, जैसे ऑलमोस्ट FIIs इतनी सेलिंग कर रहे थे उसके बावजूद इसमें ऑलमोस्ट 0.04% की राइज़ हुई है FIIs की होल्डिंग में, 2.97% से 3.01%, तो ये हल्का फुल्का पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एंड अभी इसने ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल बनाई है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी हाई हैं, तो आप इसमें 1-2 दिन वेट कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट है ये अभी पर्सनली इसके सपोर्ट के आसपास ही है, बट यहाँ से अगर डिक्लाइन देखने और थोड़ा गिरता है तो अराउंड 295 लेवल के आसपास तक गिर सकता है ये स्टॉक। बट पर्सनली मुझे लगता है ये अगेन अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप लोगों को। उसके बाद लास्ट में, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, एंड प्लीज़ आप अपने एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।